इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड बजट 2026-27 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1.11 लाख करोड़ का बजट किया पेश। सीएम ने प्रदेश के चहुमुखी विकास और आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। लखनऊ में अखिलेश यादव ने शाहिद मंजूर को होली मिलन और इफ्तार की दावत पर दी बधाई। त्योहारों को बताया भारत की परंपरा। देहरादून में वार्ड 1 मक्कावाला में T20 वर्ल्ड कप जश्न पर हुआ हमला। पटाखे फोड़ने पर हुआ विवाद। परिवार ने सुरक्षा के लिए प्रशासन से मांगी मदद। हरिद्वार में जन सुनवाई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 61 शिकायतों का किया निस्तारण। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में बजट सत्र 2026-27 की शुरुआत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। सीएम धामी ने कहा कि यह जन जन का बजट है जो प्रदेश के चहुमुखी विकास को नई गति देगा। इस बजट के माध्यम से उत्तराखंड को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं का असर अब धरातल पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इन प्रयासों को और मजबूती देते हुए उत्तराखंड विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने में योगदान दे रहा है। अब दुर्गम क्षेत्र का व्यक्ति भी महसूस करता है कि सरकार उसके गांव की चौपाल और उसके मोबाइल दोनों पर एक साथ मौजूद है। अध्यक्ष जी, अच्छे शासन की कसौटी वही समाज होता है जहां आम नागरिक बिना डर भय के अपनी बात कह सके। उससे विश्वास हो कि सरकार उसकी शिकायत पर निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 का प्रभावी क्रियान्वयन नई सोच का प्रतीक है। नागरिक टोल फ्री कॉल, ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं, जिससे सरकार और जनता के बीच संवाद, जवाबदेही और विश्वास का नया मॉडल विकसित हुआ है। भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1064 के प्रभावी क्रियान्वयन से हमने संदेश दिया है अब किसी भी स्तर पर होने वाली अनियमितता, रिश्वतखोरी या दुरुपयोग पर चुप रहने और कार्यालयों को चक्कर काटने की मजबूरी नहीं है। टोल फ्री नंबर 1064 का प्रभावी क्रियान्वयन भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को नागरिक सहभागिता के साथ जोड़ता है। आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिससे कोई गरीब सिर्फ पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि इलाज तो लाखों का था लेकिन योजना की वजह से परिवार बच गया, तब हमें अपने निर्णयों की वास्तविक सफलता दिखाई देती है। इस बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु रुपये 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 27 जनवरी 2025 को पहली बार समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया। पहली बार सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। पहली बार अल्पशिक्षक शिक्षा अधिनियम 2025 प्रख्यापित किया है। इसी क्रम में दिनांक 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड समाप्त हुआ। पहली बार शीतकालीन यात्रा द्वारा वर्ष पर्यंत पर्यटन के विस्तार को नया आयाम दिया गया। पहली बार अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। पहली बार व्यापक पैमाने पर पौराणिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण और विकास हो रहा है। पहली बार स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। पहली बार हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई। पहली बार उत्तराखंड सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक लॉन्च जीएपी करने वाला देश का पहला राज्य बना। पहली बार नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उत्तराखंड ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया। प्राथमिक 23 डीरेगुलेशन क्षेत्रों के क्रियान्वयन में राज्य ने 5वीं रैंक प्राप्त की, जिससे उत्तराखंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में उभरकर सामने आया। लॉजिस्टिक ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीडर्स 2024 में राज्य को टॉप अचीवर श्रेणी में मान्यता मिली।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वह सपा नेता और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर को बधाई देना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने बताया कि शाहिद मंजूर ने होली मिलन और रोजा इफ्तार की दावत आयोजित की है। उन्होंने इसे हमारे भारत की पहचान और परंपरा बताया, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री विधायक शाहिद मंजूर साहब को मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जहां होली मिलन और रोज़ा इफ्तार की दावत की है, यही हमारे भारत की पहचान, हिंदुस्तानियत यही है कि जहां हम मिलजुल कर के रहते हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा रही है कि हमने मिलजुल कर के त्योहारों को मनाया है। और जितने भी त्यौहार आते हैं वो हमें मिलने का मौका देते हैं, एक दूसरे की खुशियां बांटने का मौका देते हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। शायद दुनिया में ऐसे कम देश होंगे जहां पर एक जाति धर्म के लोग मिलकर के साथ रहते हों, साथ ही साथ सब अपने त्योहारों को मनाते हों। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसी कलियर शरीफ दरगाह अपनी रूहानी खासियत के लिए मशहूर है। यहाँ हजरत साबिर पिया की मज़ार सदियों से लोगों के दिलों में नूर बिखेर रही है। दरगाह में लोग अपनी मुरादें मांगने आते हैं और दुआओं से सुकून पाते हैं। पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से गुजरते हुए कलियर शरीफ पहुंचते ही रूहानियत का एहसास होता है। दरअसल कलियर शरीफ दरगाह साबिर पिया की मज़ार की खासियत यह है कि यहाँ कोई मुरीद खाली हाथ नहीं लौटता। हर सच्ची मुराद पूरी होती है और लोग बरकत के लिए दूर दूर से आते हैं। 13वीं सदी के सूफी संत साबिर पिया ने यहाँ ध्यान और इबादत की। मजार के हाथे में धूप की खुशबू, जालियों से छनती ठंडक और जायरीनों के कदम यहाँ बताते हैं कि सिर्फ एक दरगाह नहीं बल्कि रूह का केंद्र है। आज भी यह जगह लोगों के लिए सुकून और उम्मीद का स्रोत बनी हुई है। देखिए हरिद्वार से पल्स 24 न्यूज़ के संवाददाता रणविजय कुमार की एक खास रिपोर्ट। अगर पल्स 24 में आपका स्वागत है। यहाँ पे है किस तरह की जो है व्यवस्था किया गया है? और व्यवस्था माशाल्लाह इस दरगाह शरीफ जो है जो डीएम साहब के हाथ में है, और वैसे तो यहाँ दरगाह उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी है। आपके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शहजाद शम्स हैं, वो भी देख रेख करते हैं। अगर व्यवस्था की अगर हम बात करें, व्यवस्था आपने बताया, उसके बाद आज जैसे कि रमज़ान का समय चल रहा है, किस तरह से जो विदेशी आते हैं फिर यहाँ देश के हर एक कोने से आता है, और ये भी कहा जाता है कि भारत के अंदर दूसरे नंबर पर साबिर पीर बना हुआ है। जी 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 पहले स्थान पे पहला दरबार जो है सरकार गली नवाज का है, दूसरे नंबर पे हजूर साबिर पाक का दरबार है। और यहाँ पे माशाल्लाह हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, मेहमानों का भी, और जो प्रशासन है वो भी इंतज़ाम रखती है, देख रेख करती है। दरगाह दफ्तर बना है यहाँ पे, उसकी तरफ से भी आदमी यहाँ पे नियुक्त हैं ड्यूटी पे, देखते रहते हैं, जगह जगह राउंड पे रहते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं, मेहमानों को कुछ दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, घूमते रहते हैं सर। साबिर पिया का कोई मुराद खाली हाथ नहीं लौटता, यह बरकत हर सच्ची मुराद पूरी कर देती है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी। मैंने आपसे कहा ना कि ये सारा मामला श्रद्धा यकीन का है। आप सरकार के दरबार में जिस नियत से आएंगे आपको सरकार में वो चीज़ मिलेगी। अगर यकीन है तो सब कुछ है, यकीन है सब बेकार है। आदमी आया घूम फिर के चला गया, जैसे आया वैसा चला गया। बचपन से है साबिर पिया के दर पर हर परेशानी दुआ बन जाती है, यह अमन की बीमार है। हाँ बिल्कुल है, जो दुआ मांगता है सरकार में पूरी होती है। सरकार में जो जिसे डॉक्टर लाइलाज कर दे, जैसे डॉक्टर जवाब दे दे कि एक थोड़े दिन का मेहमान न चले जाओ, हमने उससे यहाँ अच्छे होते दिखा है। चरपाई पर ला के यहाँ चादर मिलाकर डाल दिया कि सरकार पे छोड़ दिया कि हजूर अब आप जाने। तो पल्स 24 न्यूज़ का क्या कहना है? माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है, हम इस पे ये न्यूज़ देखते भी हैं, इस पे अच्छी खबरें आती है माशाल्लाह। खबर हरिद्वार से है, जहां पंजनहेड़ी गोलीकांड के मुख्य आरोपियों को कनखल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए भारी पुलिस बल के साथ थाने से निकाला गया। दरअसल मुख्य आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रहे थे। उस दौरान बजरंग दल के सैकड़ों नेताओं ने आरोपियों को छुड़ाने के लिए थाने पर जमा हुए। पुलिस ने किसी को भी कोताही में काम करने नहीं दिया। बजरंग दल के नेताओं ने दबाव बनाने की कोशिश की और महिलाओं को भी आगे किया, लेकिन उनका मंसूबा सफल नहीं हुआ। अपराधियों को कोर्ट में पेश करने के बाद उनका अगला ठिकाना जेल होगा, जहां उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।
भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत की खुशी मनाना एक परिवार के लिए भारी पड़ गया। देहरादून के वार्ड नंबर 1 मक्कावाला के नदी किनारे बसे गांव में जश्न के दौरान बम फोड़ने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने घर पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार अब डर के साए में जी रहा है और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। बता दें, हमले के दौरान धनेश्वर की पत्नी ने बीच बचाव कर किसी तरह उन्हें बचाया, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। सर आपका नाम? मेरा नाम सचिन है भाई साहब। सर क्या प्रकरण हुआ ये? भाई साहब ये प्रकरण ऐसा है कि वार्ड नंबर 1 के मक्का वाला गांव में नीचे नदी के समीप एक बस्ती बसी हुई है। उस बस्ती में आज से 2025 में इसी डेट को जब भारत जीती, 9 तारीख को जब भारत जीती थी पाकिस्तान से, तो साउथ अफ्रीका से, तो वहां पर क्या हुआ, हमारे धनेश्वर जी ने जीत की खुशी में बम फोड़े। तो बम फोड़ने पर ये रोबीना और सरायद अली उसके घर पे घुस के कि तू बम क्यों फोड़ता है यहाँ पर, तू अकेला, बहुत तुझे बहुत खुशी हो रही है, हमें तो नहीं हो रही है, ये अलाना फलाना करके उसको मारा गया। उस प्रकरण को लेके हम राजपूत थाने में आए थे, हमारे खिलाफ हमने वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराई। आज उस प्रकरण को पूरा 1 साल हो गया। कल भारत हमारी T20 वर्ल्ड कप में हमारी भारत जीती, उसने वहां पर मात्र 2 से 4 बम फोड़े खुशी के लिए। उसमें उतनी बम थे तो उसने उतनी बम फोड़े, लेकिन वहां पर भी कल भी ये महिला कुछ वहां पे जो नेपाली समुदाय के लोग हैं उनको लेके उसके घर में घुसते हैं और उसको मारने के लिए पूरे अंदर घुसते हैं। उसे बोल रहे हैं बाहर निकल, हम तुझे मारेंगे, हम तुझे मार देंगे, तू कैसे बम फोड़ रहा है। इस भारत में अगर भारत जीतने पे हम बम नहीं फोड़ेंगे तो क्या करेंगे भाई साहब, आप बताइए। प्रशासन बोलता है कि भी गलत विधियां हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस पे पहले अगर प्रकरण पे कार्य होता तो आज यहाँ पर ये स्थिति नहीं होती। उस वक्त कार्य हुआ नहीं, कठोर कार्रवाई हुई नहीं, तो आज ये प्रकरण दोबारा देखने को मिला। आप वीडियो देखना, अगर हम आपको वीडियो देंगे, वीडियो भी चलाना, सत्य बिल्कुल सामने आना चाहिए। वहां पर वीडियो देखना, ये उसे बार बार उसको उठाने का खींच रहे, बाहर निकल, घर के अंदर से बाहर निकल। वो तो उसकी माता थी, उसकी जो पत्नी है, उसने बेचारे ने आगे आगे उसको बचाने की कुछ बचाया रात, वरना ये रात ही उसको मार देते हैं सारे लोग मिलकर। बच्चा उसका रात को मुझे फोन करता है कि भैया हम कैसे सोए, हम कैसे रहे, ये तो कभी भी आ जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, भारत में अगर भारत के जीतने पे हम पटाखे नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा भाई साहब। और इन्हें पटाखों से क्या है, अब वो दिक्कत है, ये इनसे पूछा जाए। और अगर इनसे दिक्कत है भारत में पटाखे बोले तो छोड़ दो अपना भारत, यहाँ से जाएंगे, इनको जाना है। भारत में हम रहेंगे, हमारा भारत जीता तो हम तो पटाखे फोड़ेंगे, और पूरा भारत मेरा पटाखे फोड़ रहा था कल। इनको क्या दिक्कत है पटाखे फोड़ने से। और भाई साहब ये इस तरीके से आते, झुंड की तरह आते, खत्म कर देते हैं उसको कल। तो मेरा प्रशासन से यही एक आपके माध्यम से एक आग्रह रहेगा कि भाई साहब इस पे बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो और इन पे कठोर कार्रवाई की जाए। और जो पुराना प्रकरण है जिसपे हमने यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करी हुई है, उस पर भी कार्रवाई की जाए। तो रिपोर्ट जो आपने दर्ज करी है उसमें क्या कार्य? भाई साहब हमारी रिपोर्ट दर्ज करे हुए 1 साल हो गया है। भाई साहब का कहना है कि हमने रिपोर्ट दर्ज करके आगे भेज दी है, कोर्ट से नोटिस आएगा, जो भी कोर्ट से होता है मामला। लेकिन अभी तो ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ। अगर उसमें प्रकरण होता, कोई कठोर होती कार्रवाई, तो मेरे हिसाब से ये आज का प्रकरण नहीं होता। इनके ये छोटे छोटे प्रकरण भाई साहब कल के दिन यहाँ पर सामुदायिक दंगे छिड़वा देगा, माहौल खराब कर देगा। सर आपका नाम? रोहित नाम है। सर क्या प्रकरण हुआ यहाँ पर? प्रकरण है एक जमीन को लेकर के, जब कोई उसका अतिक्रमण का कोई विरोध करेगा तो उसके विरुद्ध ऐसे षड्यंत्रकारी लोग इकट्ठे होकर के उसका दिशा दशा परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां पर एक व्यक्ति कल, जब पूरा देश उत्साह और जब भारत जीत का उत्साह मना रहा था, घंटा घर पे आतिशबाजी हो रही थी, तो देखते देखते कुछ जगह पर सब छोटी छोटी बस्तियों में भी लोगों ने इस देश के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जब आतिशबाजी की, तो वहां पर एक मुस्लिम परिवार के द्वारा वहां पर विद्रोह किया गया। क्योंकि वहां पर जब हम जीतते हैं, हमारी जीत से धड़कने, हमारी भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे से जिनकी धड़कने और तेज धड़कने लगती हैं, डर उनके चेहरे पे दिखाई देने लगता है। जब कोई कुछ व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है तो वहां गाली गलौज करता है और हमको डराने का प्रयास करता है, जिससे हमारा समाज वहां पर डरने वाला नहीं है। और जहां पर जमीन पे कब्जा करने की बात है, एक व्यक्ति जिससे लगातार कई सालों से उसको परेशान किया जा रहा है, उसको डराया धमकाया जा रहा है, बाहर से लोगों को बुलाया। आप जब वहां पर आप खड़े थे, आप सुन रहे थे, वो व्यक्ति जिससे किसी ने कुछ पूछा नहीं, अपने आप अपना नाम बताकर कहने लगा कि मैं मुसलमान हूँ। माने इसको डरा करके, धमका करके इस छोटे भाई की जमीन पे कब्जा करना चाहता है, जिसको किसी भी रूप में शासन प्रशासन की मदद मिलेगी तो, नहीं मिलेगी तो झंडा डंडा गाड़ना पड़ेगा, तो उसको प्रताड़ित, अपने हिंदू परिवार को प्रताड़ित नहीं करने दिया जाएगा। यदि कोई करता है
तो जिसका झंडा बड़ा करने के लिए यदि हमें डंडा बड़ा करना पड़ेगा तो हम उसको डंडा बड़ा करके उसको समझा देंगे कि तुम मान जा, नहीं तो अब तेरा समय आ गया है। तो जो पलायन की, जहां पर वो व्यक्ति जो केवल बाहर से पाकिस्तान के गुणगान कर रहा था, जो यहाँ पर केवल एक मुद्दा भड़काना चाहता है, पार्टी का मुद्दा करना चाहता है, जबकि उसको बता देना चाहते हैं कि हम भी यहीं के मूल निवासी, हमारी 7 पीढ़ियों से हम यहाँ पर देहरादून में पटेल नगर क्षेत्र में रहते हैं। और यदि इस तरह का कोई माहौल इस क्या नाम उत्तराखंड का खराब करेगा तो उसके लिए भी उसकी पिटाई भी करनी पड़ेगी। तो मैं बहुत लिटरली पूर्ण जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तो उसकी पिटाई भी करेंगे और उसको किसी हालत में यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और यदि उसको यहाँ से भगाने की बात आएगी तो उसको भगाया भी जाएगा, क्योंकि वो एक पाकिस्तान समर्थक है, इसलिए उसके लिए किसी तरह की कोई वो नहीं है। और यदि हमारे भाई के साथ कोई भी कहीं भी हमारे समाज के साथ कहीं भी हिंदू विरोधी गतिविधि होती है, उसके लिए हमें सदैव तत्पर खड़े रहेंगे और हर तरह से उसका जब्त खड़े रहेंगे। अभी ये पुलिस वालों ने क्या बोला है आपको? पुलिस ने कहा है, पुलिस ने उसकी जांच की, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उससे पूछा यदि इन्होंने कोई अपराध कारित किया था तो तुझे 112 पे कॉल करके, उन्होंने कहा जी 112 पे कॉल की थी। जब उनसे पुलिस ने पूछा 112 पे पुलिस से पहले तुम उनके घर में क्यों घुस गए, तो पुलिस ने इस तरह की बात जो ठीक पटल पर बात करनी थी, पुलिस ने यहाँ शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो पुलिस कर सकती है तो लगातार पुलिस कर रही है। और डराने धमकाने का काम यहाँ पर उसके द्वारा अनायास लोगों को अपने आप को छोटा बता के खड़ा करके यहाँ पर लोगों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के संबल से है। बता दें, एसडीएम निधि पटेल ने बताया कि सैफ खां सराय गांव में ग्राम समाज की संपत्ति पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था। तहसीलदार न्यायालय ने नियम के तहत नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। अधिकारियों के अनुसार सैफ खां द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं था। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए बताई गई है और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें कुछ हिस्सा स्थायी और कुछ अस्थायी कब्जा है। सैफ खां सराय में संपत्ति ग्राम समाज के नाम से दर्ज खतौनी में एक भूमि थी, उस पर कई वर्षों से अवैध कब्जा किया हुआ था। उसी के क्रम में तहसीलदार न्यायालय द्वारा धारा 67 के बाद, जो कि राजस्व संहिता का धारा 67 का वाद है, उसके अंतर्गत उनको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनको नोटिस जारी की गई, जिसके क्रम में उन्होंने जो जवाब दिया वो वैसा कोई संतोषजनक जवाब नहीं था जिससे उनका कब्जा सही सिद्ध हो रहा हो। वो संपत्ति आज भी ग्राम समाज की है और पूर्व से जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए वो संपत्ति ग्राम समाज की है। उसी के अनुसार उन पर क्षतिपूर्ति भी 6 करोड़ रुपए की धनराशि आरोपित की गई है और अग्रिम कार्रवाई भी दखली की उसमें की जाएगी। क्या कुछ में ऐसी जानकारी मैम जो आगे इसमें निर्माण को जो धराशायी किया जाए? इसमें ऐसा जानकारी है कि उन्होंने कुछ अस्थायी कब्जा है, कुछ स्थायी कब्जा है, उनका मकान बना हुआ है, उसके संबंध में इसको बेदखली की जाएगी। प्रकरण में अभी क्या आगे कार्रवाई की जानी होगी? इसमें इस प्रकरण में उनके ऊपर जो जुर्माने की धनराशि लगाई गई है उसको उन्हें जमा करना होगा और उनको समय दिया गया है। अगर वो खुद से अपना अवैध जो कब्जा है उसे हटा लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा फिर आगे प्रशासन की तरफ से बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाएगी या जो जुर्माना लगा वो भी? नहीं, जो जुर्माना है वो तो इसलिए है कि ग्राम समाज की संपत्ति पर इतने वर्षों से उनका अवैध कब्जा रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना है और आगे जो बेदखली की कार्रवाई तो ग्राम समाज की जमीन से करी जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लोगों की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए जिला प्रशासन ने जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में आयोजित इस जन सुनवाई कार्यक्रम में अलग अलग विभागों से जुड़ी करीब 61 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें नगर निगम क्षेत्र की समस्याएं, अवैध अतिक्रमण, राशन से जुड़े मुद्दे और ब्लॉक स्तर पर किए गए कार्यों की जांच से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। प्रत्येक सोमवार की तरह जन सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें अभी तक 61 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसमें जो शिकायतें हैं वो नगर निगम क्षेत्र से रिलेटेड, साथ ही अवैध अतिक्रमण से रिलेटेड, कुछ जगह राशन और कुछ पूर्व में जो काम किए गए हैं ब्लॉक्स के द्वारा उसकी जांच को संबंधित भी शिकायतें दर्ज की गई हैं। अधिकतर शिकायतों में जो संबंधित अधिकारी थे वो मौके पर मौजूद थे तो उनके द्वारा उसको समाधान किया गया है। कुछ जगह फील्ड निरीक्षण की भी डायरेक्शंस दिए गए हैं और कुछ जो तहसीलों से संबंधित मुद्दे हैं वहाँ पर एसडीएम को भी बता दिया गया है। आज ही शिकायतकर्ताओं से संपर्क करेंगे और उनकी शिकायत का निस्तारण किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा,
मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।